दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें इंडिया फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमने बातचीत की है, और यहाँ पे भी हम इसी वीडियो के अंदर जो बातचीत हम कर चुके हैं उसको जारी रखने वाले हैं। साथ में कंपनीज हैं, नंबर्स हैं क्वार्टर 1 के, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमने 6 कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत की डिटेल में, कुछ खबरें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। दोस्तों अब यूएस के मार्केट के साथ में शुरुआत करते हैं। देखिए डाउ जोन्स अभी के समय 111 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में है। 25 बीपीएस की मंदी आप इसमें नोट कर सकते हैं। ओपनिंग ठीक थी बट ये अभी नीचे की तरफ गिर रहा है। नैस्डैक को देख सकते हैं तो ये भी प्रॉफिट बुकिंग के साथ में चल रहा है, लेकिन स्टिल अभी ऊपर है। 140 पॉइंट्स का जंप है, 0.66% की तेजी है। और फैंग की बात करें तो इसमें 1% के आसपास का जंप है। यानी जो वहाँ की टेक कंपनीज हैं वो अच्छा परफॉर्म करी, और टेक कंपनीज के अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन है उनके नंबर्स अभी अच्छे आ रहे हैं। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इनके नंबर्स अच्छे आउट हो चुके हैं जो फैंग में भी है, और इसकी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। तो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी चलते हैं, या तो यूएस में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं या ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए एक ईटीएफ है जो अपने इंडिया में अवेलेबल है, जस्ट एक ईटीएफ है, मतलब फैंग का सिर्फ मिरर बनाता है, इसी का ये ईटीएफ है, और कोई भी फंड नहीं है जो फैंग के ईटीएफ को लेकर आ चुका है। मतलब गोल्ड बीज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको एसबीआई का मिल जाएगा, आपको एचडीएफसी का मिल जाएगा। निफ्टी बीस की बात करें तो एसबीआई, एचडीएफसी, ये जो आईसीआईसी, इनकी निफ्टी बीस भी देखने को मिलेगी। तो उनमें क्या है कि काफ़ी लोग एसबीआई में इन्वेस्ट कर देते हैं, ईटीएफ ले लेते हैं, काफ़ी लोग एचडीएफसी में, काफ़ी लोग आईसीआईसी में। तो बहुत बड़ी बाइंग नहीं होती, बहुत मतलब ऐसा नहीं होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है। लेकिन फैंग का एक ही ईटीएफ है, तो यहाँ पे इतनी बड़ी डिमांड हो चुकी है कि सीबी को सर्किट फिल्टर देखिए कितना छोटा लगाना पड़ रहा है, 0.060, यानी कितना है, मतलब कुछ नहीं है। 2-5 पैसे ऊपर गया है और ये सर्किट में जाके बंद हो चुका है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सर्किट फिल्टर सेबी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी टाइट कर दिया है, और इसी वजह से आई थिंक बाइंग भी इसमें नहीं हो पा रही होगी आपकी, अगर आप करने की कोशिश करो तो। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना तो ये अभी फैंग से भी अच्छा परफॉर्म कर चुका है, तो ये रीज़न है इसके ईटीएफ को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देखने का सेबी की तरफ से। बाकी देखिए ऐसा होता है कि ये जो कंपनीज है ना, टेक कंपनीज है, ये गिरती भी है, और गिरती है तो अच्छा खासा गिरती है, और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उसमें फिर आपको ये दिखेगा एलसी में, लोअर सर्किट में जाता हुआ। तो इन्वेस्टर हमेशा ग्रीड के टाइम पे फियरफुल होता है, और जो फियर वाला माहौल होता है उसके टाइम पे ग्रीडी बनता है। तो वो सब चीज़ें आप देखो, अभी इंडियन मार्केट के अंदर कंपनीज सस्ती है, नीचे है, और यूएस मार्केट के जो कंपनीज है, जो फैंग वाली जो कंपनीज हम बोल सकते हैं, या फिर जो ईटीएफ बोल सकते हैं, वो अभी काफ़ी महंगा है। आगे चलते दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं मिस्टर ट्रंप की जो अभी चल रही है सिचुएशन, जो अभी कमेंट्री चल रही है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, पॉइंट ये बनता है कि जैसे कि 25% का टैरिफ लग चुका है, तो इंडिया इसके लिए अब क्या करेगा, क्या रिटेलिएशन करेगा या फिर इंडिया कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि इंडिया अभी के समय कोई भी चिंता में नहीं है, और यहाँ पे कोई भी रिटेलिएशन इंडिया नहीं करेगा। तो 25% का टैरिफ इंडिया ने ले लिया है एक तरह से, और पेनल्टी अभी तक लगी नहीं है, लेकिन पेनल्टी भी लग जाएगी ट्रंप की तरफ से। ये बोला जा चुका है कि रिटेलिएशन तो भारत इसको लेकर नहीं करने वाला है, लेकिन हमको कोई चिंता भी नहीं है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि जो पेनल्टी लगेगी ना, वो इंडिया को कुछ खास इम्पैक्ट नहीं करेगी, और साथ में जो रशिया के साथ में जो टाइज है वो इंटैक्ट रहेंगे। तो ट्रंप की धमकी की वजह से या कुछ परसेंट के टैरिफ की वजह से रशिया के साथ में जो संबंध है वो हमारे खराब नहीं होने वाले हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये एक्सपर्ट ने ट्रंप को बोल दिया है। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी खबर ये है, अब देखो ट्रंप ने बोला है कि अगर हम रशिया के साथ में डील करते हैं, ईरान के साथ में डील करते हैं, उनको पैसे देते हैं पेट्रोल की वजह से, तो टेररिस्ट को वो फंड करते हैं। लेकिन ट्रंप की बात करें तो ट्रंप ने भी काफ़ी कुछ वेपन्स दिए हैं, डिलीवर किए काफ़ी सारी कंट्रीज़ को, और वेपन का काम क्या होता है, ऑब्वियस है, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की जान लेना। तो ये सब चीज़ें चलती है, लेकिन यहाँ पे ट्रंप ने बोला है कि हम ही ये सब कर रहे हैं। और पाकिस्तान का आपको पता है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है पाकिस्तान किस तरीके की गतिविधियाँ करता है, और पाकिस्तान में इनके काफ़ी सारे टेररिस्ट भी मिल चुके हैं जो यूएस पर अटैक कर चुके हैं। स्टिल आप देखोगे ना तो ट्रंप हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की बिल्ड करने के लिए मैसिव ऑयल रिजर्व्स, यानी जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल होगा वो रिजर्व हो जाएगा, ऐसा वहाँ पे जो सिस्टम है ट्रंप बिल्ड करेगा, ठीक है, हेल्प करेगा उसके अंदर पाकिस्तान के। अब देखिए कितना ऑयल वहाँ पे जाएगा, कितना हो सकता है वो आपको बाद में पता चलेगा, और इंडिया को क्या इम्पैक्ट होगा उसको भी एक बार हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेंशन किया है ट्रंप ने कि एक डील हम फाइनल कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ में, और ट्रंप यानी यूएस और पाकिस्तान दोनों मिलकर डेवलप करेंगे मैसिव ऑयल रिजर्व्स को।
और ट्रंप ने ये जो पोस्ट किया है ये सोशल मीडिया पे किया है। वो इस प्रोसेस के अंदर है कि अभी हम कौन सी कंपनी को चूज़ करें, कौन सी यूएस की जो तेल कंपनी होगी उसको चूज़ करें ताकि वो लीड करे इस पार्टनरशिप को। ठीक है, यहाँ पे देखिए मजाक के अंदर या फिर जो भी है सीरियसली बोला है कि कौन जानता है कि एक दिन हो सकता है कि ये जो तेल है इंडिया को बेचा जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ में टाई करना और जो टेरर फंडिंग है वो नहीं है या नहीं है, आपको अच्छे से पता है, सबको अच्छे से पता है, लेकिन इंडिया को यहाँ पे पेनल्टी चुकानी पड़ेगी 10% या जो भी लगाएगी, क्योंकि इंडिया ने ईरान के साथ में डील की है और रशिया के साथ में डील की है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नोट करके चल सकते हैं। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना तो यहाँ पे अपने खुद के लोग बटे हुए हैं, आपस में लड़ाई भिड़ाई चलती रहती है, तो ऑब्वियस है कोई दूसरा तो फायदा उठा के जाएगा ही। सो नोट कर सकते हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट आना शुरू हो चुके हैं जिसके अंदर ट्रंप ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है डेड इकोनॉमी है, यानी मरी हुई इकोनॉमी है, कुछ खास ग्रोथ नहीं है। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने समर्थन किया है और बोल दिया है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि ट्रंप ने ऐसा बोला है, क्योंकि यही सच्चाई है। ट्रंप ने देखिए दोस्तों बोला क्या है कि इंडिया और रशिया साथ में कुछ भी करें हमको मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों जो नेशंस हैं वो डेड इकोनॉमीज़ के साथ में है, यानी उनकी इकोनॉमी के अंदर कुछ ग्रोथ नहीं है। तो इसके जवाब में इंडिया ने बोल दिया है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हो सकता है कुछ साल के अंदर हम थर्ड वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर भी आ जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो अभी मार्केट के अंदर प्ले कर रही है। और ऐसे मार्केट की जो भी सिचुएशन होती है तो उसमें एक चीज़ आप नोट करिए कि जो भी इन्वेस्टर टिका हुआ है मार्केट के ऊपर उनको प्रॉब्लम हो गई अभी कुछ टाइम तक के लिए। और जो भी इन्वेस्टर मार्केट को इस तरह से देख रहा है कि वो पैसिव इनकम है, मैं अभी अपनी एसेट बिल्ड कर रहा हूँ, जैसे ज़मीन बाय करते हैं, कोई भी एसेट बाय करता है इन्वेस्टर, वो ये सोच के कि मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर उसमें गेंस चाहिए, अभी मुझे कोई गेंस नहीं चाहिए, वो अभी के समय कोई चिंता में नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। सेकंड, जो ट्रेडर है ना, जो इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट से, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट, कोई लालच नहीं, 10 to 15% का प्रॉफिट हाथ में आते ही बुकिंग या फिर इस तरह की जो भी स्ट्रैटेजी है उसके साथ में चलेगी, तो वो मार्केट के अंदर टिका रहेगा, पैसे कमाएगा। बाकी कोई बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मैं एज एन इन्वेस्टर नहीं कर रहा हूँ मार्केट से कि कुछ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपने को भी मिलेगा या कोई बहुत अच्छी कंपनीज के अंदर कुछ चांस मिल सकता है या जो भी पोर्टफोलियो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकता है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन फिलहाल के लिए नहीं है, जो भी सिचुएशन में देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आगे ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अभी ये सिचुएशन है। साथ में देखिए लॉजिकल हम देखें ना तो यहाँ पे एफ की बिकवाली कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। आज के दिन भी 6000 करोड़ का माल बेचा एफ ने और इसके अगेंस्ट में डी ने 6000 करोड़ का माल लिया भी है। सो जिसकी वजह से दोस्तों इंडिया में कंटिन्यूसली बिकवाली बढ़ रही है। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो हमको थोड़ा सा समझना है कि फ़ायदा अल्टीमेटली एफ का ही हो रहा है, क्योंकि वो अच्छे लेवल पे एग्जिट कर पा रहे हैं। पहले एफ को अगर इतनी बड़ी राशि के साथ में माल निकालना पड़ता था तो स्टॉक्स के प्राइजेस काफ़ी नीचे जाते थे। मार्केट मतलब उस समय जब डी का इतना सपोर्ट नहीं था तो ऐसा माल अगर बिकता ना आज की डेट में, मतलब उस समय में, तो स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी 3 से लेकर 4% के साथ में क्रैश होता और काफ़ी सारी कंपनीज एलसी में जाती जो वो बेच भी नहीं पाते। लेकिन अभी उनका फ़ायदा चल रहा है, डीआईएस का बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, जितना बेचते हैं डीआईएस उतना ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली फ़ायदा यहाँ पे एफआईएस का भी देखने को मिल रहा है। तो मार्केट दोस्तों ऐसा है कि बहुत ही अट्रैक्टिव शायद ही अभी होगा मार्केट, क्योंकि जितना ये बेच रहे हो उतना डीआईएस बाय करे तो एकदम से मार्केट के अंदर कोई गिरावट इतनी कुछ खास होती नहीं है, वैल्यूएशन एलिवेटेड रहती है, ऊपर रहती है। तो मार्केट अभी ऐसा है कि खरीदा इन्वेस्टर ने, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट निकला उसको बेचा, प्रॉफिट बुक करा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो गिरावट का वेट किया, खरीदा और उसको होल्ड करा, बस वो मार्केट है। यहाँ पे कोई भी ऐसा मोमेंटम या फिर इस तरह की जो चेजिंग है स्टॉक्स में, वो आई थिंक अभी ऐसा है नहीं मौका जिस तरह की मार्केट की अभी सिचुएशन है। सो अब दोस्तों नंबर्स पे आते हैं। देखो आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं। इतनी सारी कंपनीज के नंबर्स तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं, या चलो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर इसको दे दूंगा आपको मैं शीट को। ठीक है, आते हैं फर्स्ट कंपनी पे जिसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे, जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। फार्मा के अंदर एक दिग्गज नेम है, काफ़ी बड़ा नाम है, और इसमें 3605 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए, 25% का प्रॉफिट आना चाहिए और 446 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। तो 3605 और 446, तो 3605 तो नहीं है, सेल्स हम बोलेंगे एक्सपेक्टेशन से नीचे है, लेकिन 446 करोड़ का प्रॉफिट है, उसी के आसपास का प्रॉफिट है, 18% के साथ में डिप है, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट है, लेकिन सेल्स ने एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे मिस की है। और इसके नंबर्स कब आए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके नंबर्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए, तो कल इसका इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने बताने की कोशिश की कि हमको अप्रूवल मिल चुका है विमेंस हेल्थ केयर ब्रांड को बाय करने का। अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़। साथ में आप देख सकते हैं कंपनी प्लान कर रही है रेज करने के लिए शॉर्ट टर्म फंड जो कि 10 बिलियन रुपीस तक का होगा। अच्छी न्यूज़ है।
इसके साथ में नंबर्स आप देख चुके हैं, देखते कैसे इम्पैक्ट होता है। नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर्स मिक्स हैं, सेल्स अच्छी है लेकिन प्रॉफिट अच्छे हैं लेकिन सेल्स वीक है। सो पैटर्न तो बुलिश है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ सिचुएशन अभी बनी हुई है। अगर नंबर्स खराब लगते हैं तो सपोर्ट इसमें नीचे है, गैप फिल करने की हो सकता है कोशिश करता हुआ देखने को मिल जाए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी पे आ जाते हैं और जिसका नाम है नेटवेब। इसको लेकर काफ़ी सारे कमेंट्स आपके आ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर, और काफ़ी मतलब हलचल इसमें देखी थी हमने। नंबर्स आने से पहले एक दिन 7% के साथ में तेज था, एक दिन 7% के साथ में क्रैश था। देखते नंबर्स इसमें कैसे आए हैं। सो यहाँ पे दोस्तों डेटा है 415 करोड़ का सेल्स का फिगर है और 14.4% का मार्जिन है और 43 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो नंबर्स दोस्तों आपके सामने हैं, नंबर्स तो काफ़ी ख़राब देखने को मिल रहे हैं। 415 और 43 मतलब ये पिछले क्वार्टर का ही डेटा इन्होंने दे दिया। आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 415 की सेल्स थी और 43 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बाजार को ऐसा लग रहा था कि आप क्यों उनके बेसिस में नंबर्स दे दो, ग्रो मत करो। वाइनवा बेसिस में तो फिर अच्छी ग्रोथ दिखेगी क्योंकि 15 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि 43 का होता तो काफ़ी अच्छा आता। लेकिन वाइनवा बेसिस में अगर आप देख के इसको जज करोगे तो नंबर्स अच्छे नहीं है। वैसे वाइनवा बेसिस में तो अच्छे दिखाई देंगे कि 100% के साथ में सेल्स बढ़ चुकी है और 100% के साथ में कंपनी का मुनाफा बढ़ चुका है। लेकिन क्यों के बेसिस में यहाँ पे डी ग्रोथ है, 415 की जगह 301 है और 43 की जगह 30 है। तो नंबर्स में कहूँगा अच्छे नहीं है। और इसमें देखिए अभी रिजल्ट, ठीक है चलो, इसके रिजल्ट आए हैं ओपन मार्केट के अंदर 3:18 पर, 3:17-18 पर। स्टिल रिजल्ट अच्छे नहीं है। और स्टॉक के प्राइस की बात करें तो स्टॉक ने आई थिंक 1% या 2% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। अब देखो कल पता चलेगा, कल देखते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम था नहीं इन्वेस्टर के पास में। 3:18 है और 3:30 पे मार्केट बंद हो जाता है। और शाम का एक अपडेट हो रहा है शाम को 7:40 का, जिसमें कमेंट्री में कंपनी ने कहा है कि हमको ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है थैंक्स टू एआई रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है इनके पास में, वो डेटा सेंटर का जो काम इनका चलता है। अचीव कर चुके हैं ओवर 4600 यानी 4600 करोड़ रुपीस लेवल 1 के विन के अंदर, मेक इन इंडिया जीपीयू सर्वर्स के अंदर। और ग्लोबल एक्सपेंशन को भी प्लान कर रहे हैं, राइजिंग डिमांड इन डिफेंस, क्लाउड, एलएलएम सेक्टर्स। तो कमेंट्री अच्छी है फ्यूचर के हिसाब से, लेकिन हाँ अभी नंबर्स एक्सपेक्टेशन से नीचे देखने को मिले हैं। देखते हैं कल किस तरह का यहाँ पे परफॉर्मेंस हम देख पाते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जब भी नंबर्स एक्सपेक्टेशन से नीचे आते हैं और स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे होता है तो प्रॉफिट बुक हो जाता है। रेसिस्टेंस पे क्या क्या हो सकता है, या तो प्रॉफिट बुक होगा या ब्रेकआउट होगा, दोनों में से एक की पॉसिबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। अच्छी बात है, हो सकता है और कुछ भी कंपनी की कमेंट्री के अंदर हो जो आगे चल के हमको देखने को मिले, इनसाइडर को पहले से पता चल गया हो। बाकी कल देखते हैं कैसे इंपैक्ट होता है। नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ एक्सपेक्टेशन से नीचे हैं, लेकिन वाई ऑन बेसिस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है 100% के साथ में। और स्टॉक अभी कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ में चल रहा है। ब्रेकआउट अगर होता है तो एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनेगा। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं आरआर केबल के ऊपर, और इसमें मैं आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेशन का डेटा देता हूँ, जिसमें 2035 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और 88 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। 2035 और 88 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। सो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 88 करोड़ का प्रॉफिट है, 89, और 2035 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए थी। और इसमें अगर आप देखोगे ना तो ठीक है, यहाँ पे भी 2035 की है, 58 की है, मतलब 35 के आसपास है। तो नंबर्स ओके ओके हैं, बहुत अच्छी तरह से बीट नहीं करा और बहुत अच्छी तरह से मिस नहीं किया। तो नंबर्स इसके मैं कहूँगा आपको ओके ओके है। और कल देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि नंबर्स आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है, शाम 6:40 पे आए हैं इसके नंबर्स। और नंबर्स की ही यहाँ पे आपको अपडेट मिलती है जो मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी कमेंट्री देख लेते हैं, शाम को 7-8 बजे के आसपास की कमेंट्री है। कंपनी एक्सपेक्ट करिए डबल डिजिट ग्रोथ ड्रिवन बाय डिमांड फॉर वायर एंड केबल्स, की अच्छी डिमांड आएगी तो डबल डिजिट ग्रोथ आपको मिलेगी। प्रॉफिट रिकवरी चल रही है एफएमईजी में, और ऑपरेशंस के अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तब जाके प्रॉफिट के मार्जिन में अच्छा आए हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ बन सकती है, अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। वर्किंग कैपिटल अच्छी तरह से ये मैनेज करके जा रहे हैं और मार्जिन के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। सो कमेंट्री भी अच्छी है और पैटर्न भी इसके अंदर आप बोल सकते हैं जो अभी काफ़ी सारी कंपनीज पे बन रहा है कि रिकवरी हो चुकी है, लेकिन स्टॉक अभी अटक चुका है कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह, और स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। देखते दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी को लेकर, जिसका नाम है स्विगी। जोमेटो ने भी तो बहुत अच्छी ग्रोथ दी थी, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कैसा क्या कुछ हुआ है। 4877 करोड़ की सेल्स आनी चाहिए और लॉस आना चाहिए, नुकसान आना चाहिए 931 करोड़ का। सो एक्चुअल नंबर्स आपके सामने हैं।
सेल्स में अच्छा कर दिया कंपनी ने, सेल्स ही देखो मैटर करती है अभी के समय ज़्यादा। 4877 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 4961 करोड़ की सेल्स आई है, 54% का जंप है। प्रॉफिट खराब आ गया, मतलब लॉस ज़्यादा आ गया इसके, 931 करोड़ का लॉस एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे 1100-1200 करोड़ का लॉस हो चुका है, 1200 करोड़ का हम इसको बोलेंगे। सो नुकसान ज़्यादा हुआ है और सेल्स भी ज़्यादा हुई है, तो नंबर्स कह सकते हैं मिक्स है। अब सारा खेल कमेंट्री के ऊपर टिका हुआ है कि कमेंट्री में क्या कुछ देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे कंपनी ने कहा है नंबर्स, पहली बात तो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आया है, कंपनी ने एक्सपेक्ट करने की कोशिश की है कि मार्जिन ब्रेक इवन हो जाएंगे क्विक कॉमर्स के अंदर बिटवीन Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर, मतलब कुछ और क्वार्टर की बात है, उसके बाद में कंपनी ब्रेक इवन पर पहुंच जाएगी, ना ही कंपनी के पास में लॉस होगा, ना ही कंपनी के पास में प्रॉफिट होगा। और वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस भी नहीं हो गए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा इनको उठाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल इनको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छी अपडेट है यहाँ पर। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है कि स्विगी ने जब रैपिडो छोटा था तब रैपिडो में इन्वेस्ट किया था, उसका 12% स्टेक है स्विगी के पास में, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और रैपिडो बहुत अच्छी तरह से रैपिडली ग्रोथ कर चुका है और उसकी वजह से इनका जो स्टेक है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है जहाँ से इन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब ये रिव्यू करें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को, क्योंकि रैपिडो ओनली अब ये हम बोल सकते हैं ओला उबर वाले ही काम नहीं करा है, साथ में और भी फूड डिलीवरी भी काम शुरू कर दिया है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो चुका है। स्विगी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है इतना बड़ा स्टेक अगर उसी का कॉम्पिटिटर है वो किसी मतलब उसी सेगमेंट के अंदर, तो या तो इनको बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, या फिर स्टेक को कम करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आप नोट कर सकते हैं रिपोर्ट क्या है, क्विक कॉमर्स ग्रोथ अप टू 108, 108%, 26% का इंक्रीज देखने को मिला है एवरेज ऑर्डर वैल्यू वाई बेसिस में। तो ऑर्डर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करी, अच्छी अपडेट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल होगी एकदम से कंपनी के पास में अच्छा मुनाफा आएगा, जैसा कि जोमेटो में देखने को मिला है। सो देखते हैं दोस्तों कि कल क्या रिएक्शन इसमें आता है। स्टॉक अभी असेंडिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, सपोर्ट से ऊपर नीचे यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से चल रहा है। देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है, ये नॉर्मली स्टॉक अच्छा करता है, ब्रेकडाउन करता है, या फिर यहाँ पे एक शार्प शूटअप देखने को मिलता है जैसा कि हमने जोमेटो में देखा था। देखिए दोस्तों नंबर्स हो चुके हैं कंप्लीट, शीट में आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पर जिसमें आप बाकी कंपनीज के नंबर्स चेक कर लेना। मैं और न्यूज़ आपको देता हूँ जो कि अभी आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम है डी मार्ट, 29 रुपीज़ का डिप इसमें देखने को मिला है। कल के दिन आपने अच्छी तेजी देखी इसके अंदर, रीज़न क्या था, मैनेजमेंट कमेंट्रीज की काफ़ी अच्छी थी। साथ में देखिए दोस्तों स्टॉक तेज हो गया और सीएलए से भी एक्टिव हो गया इसके अंदर। सीएलए से को लगता है कि कंपनी का स्टॉक चलना चाहिए 50% यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं कि इनको देखकर आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ कि ब्रोकर जो फॉरेन ब्रोकर्स है वो किस तरह से एक्टिव है कंपनीज को लेकर। टारगेट की बात करें तो 6408 ऑल टाइम हाई से भी ऊपर ये टारगेट इन्होंने दिए है कि यहाँ से 50% स्टॉक जा सकता है। अभी की बात करें तो स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से 22% नीचे है। सो इनको ऐसा क्यों लगता है दोस्तों, इनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कंपनी अभी फोकस करी स्टोर एडिशन के ऊपर। इसका मतलब यह है कि कंपनी का जो मेन फोकस है सेल्स ग्रोथ को लेकर है। देखिए मार्केट के अंदर जो भी ऐसी ग्रोथ कंपनीज होती है जो इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश करती है, जिसमें हम स्टार्टअप काइंड ऑफ कंपनीज को देखें तो जोमेटो है, स्विगी है, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, ऐसी कंपनीज है। तो इनका काम प्रॉफिट निकालना नहीं है अभी के समय की, प्रॉफिट बाद में निकल जाएगा, पहले हम एक्सपेंशन कर लेते हैं। डीमार्ट का भी वही गोल है, सीएलए से जैसा कि कह रहा है कि कंपनी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। कंपनी का मेन फोकस है सेल्स ग्रोथ लाना, स्टोर एक्सपेंशन करना, जितना ज़्यादा इंडिया को कैप्चर कर सकते हैं बिना कर्जा लिए वो कैप्चर करना, ठीक है। अभी कमेंट्री के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि हम सेल्स ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, डबल डाउन करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, डीमार्ट के सीईओ ने ऐसा कहा था, जिससे ज़्यादा स्टोर्स हम ओपन कर पाएंगे। सो एक बार जब ये अच्छे स्टोर्स ओपन कर लेते हैं, अच्छे एक्सपेंशन कर लेते हैं, फिर खेल इनके हाथ में होगा और ये प्राइवेट लेवल पर भी फोकस करें, यानी डीमार्ट अपने प्रोडक्ट भी बेच रहा है जिसके अंदर उसके मार्जिन अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिशन को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएगा। नियर टर्म के जो मार्जिन है ना वो एक्सपेक्टेड है वोलेटाइल, यानी कभी तेजी कभी मंदी होगी, मार्जिन कभी ज़्यादा कभी कम होगी। वैसे तो कमी अभी होते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि पेस ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एक्सपेंशन का जो हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी है या जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो चुकी है और उसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट के मार्जिन कम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको सेल्स में, और एक टाइम ऐसा होगा जिसमें अच्छे प्रॉफिट ये डिलीवर करके दिखाएगी। साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो देख सकते हैं सीएलएसी का कमेंट है, कॉन्फिडेंस है इनके ऊपर क्योंकि मल्टी डिकेड
का यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है इंडियन रिटेल सेगमेंट के अंदर, यानी दशकों की इस सेगमेंट मतलब इस सेगमेंट के अंदर दशकों के लिए अपॉर्चुनिटी सीले को दिखती हैं, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म के लिए कोई गेम नहीं है यहाँ पे, सब अपना मार्केट कैप्चर करने के लिए लगे हुए हैं। प्रॉफिट की बात करें तो वो बाद में निकाल के दे सकते हैं और इसी वजह से हाई वैल्यूएशन इनको मिल रखी है। बाकी जो स्टार्टअप कंपनीज है उनको भी अच्छा मार्केट कैप मिल रखा है, क्योंकि उन्होंने तो प्रॉफिट भी नहीं दिखाया, सेल्स की ग्रोथ दी। यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ के साथ में अल्टीमेटली प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा है लेकिन प्रॉफिट आ रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं कंपनी के सीईओ ने भी बोला है कि हम एक्सपेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। साथ में दोस्तों एक न्यूज़ अभी आई है शाम को 7:30 बजे के आसपास, जिसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि एक नया स्टोर ओपन कर लिया है डी मार्ट ने महाराष्ट्र के अंदर। सो देखते हैं कैसा इंपैक्ट होता है। बाकी स्टॉक ने अभी सपोर्ट से तो काफ़ी बढ़िया तेजी दिखाई कल के दिन, कमेंट्री की वजह से। ये गैप बाकी अपने रेसिस्टेंस के लिए, देखते हैं रेसिस्टेंस पे पहुंचता है या ब्रेकआउट देता है। इसके बाद में दोस्तों एक न्यूज़ आती है नुवामा को लेकर। न्यूज़ खराब है, आपको बताइए जेन स्ट्रीट का ब्रोकर है ये, और जेन स्ट्रीट के ऊपर ये आरोप लग चुके हैं काफ़ी सारे पैसे, 4833 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे घपला किया था। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जेन स्ट्रीट का जो इंडिया में ऑफिस है उसको, उसके ऊपर और नुवामा ब्रोकिंग के ऊपर। साथ में नुवामा ने अपडेट दी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, सर्च ऑपरेशन, उसके अंदर हम पूरी तरह से सहयोग करें इसका, और अभी तक कोई भी अपडेट आउट नहीं हुआ है, ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो स्टॉक ने 2.5% की गिरावट के साथ में आज क्लोज किया। सो देख सकते हैं माइनर सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर है। अगर ऑपरेशन मतलब स्टॉक गिर जाता है, ऑपरेशन में कुछ नहीं निकलता है, तो जैसे ही स्टॉक गिरा वैसे रिकवरी भी एक्सपेक्ट की जाएगी। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या आउटकम यहाँ पे आता है। डिक्सॉन को लेकर एक बड़ी खबर है जो ओपन मार्केट में आई थी, जिसकी वजह से स्टॉक ने थोड़ी सी तेजी के साथ भी क्लोजिंग की। न्यूज़ ये है कि यूएस हो सकता है स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट को एग्जेम्प्ट कर दे टैरिफ से, यानी उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगे। अब ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ट्रम्प अभी खुद की बात पे टिका हुआ नहीं है, ट्रम्प कभी इधर कभी उधर, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ट्रम्प ऐसा कर देगा। तो ठीक है, मार्केट ने कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन दिया नहीं पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट को भी पता है कि ट्रम्प को खुद नहीं पता है कि वो क्या करने वाला है नेक्स्ट डे। सो इसकी वजह से कोई भी रिएक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिला, और स्टॉक अभी के समय अपने रेसिस्टेंस के आसपास है। रेसिस्टेंस पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं कि आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, कि काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक अपने सपोर्ट टू रेसिस्टेंस पे पहुंच रहे हैं। जो भी इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि मुझे तो चलो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, वो वैसे ही फिर थिंकिंग रखे। ऐसा नहीं कि आपने रेसिस्टेंस पे स्टॉक देख लिया, अपना जो भी आपका प्रॉफिट है 5, 10, 15, 20% आपको दिख रहा है, आपने लिया नहीं, उसको बुक नहीं करा, और स्टॉक वापस से अपने सपोर्ट पे आ गया, फिर आपने सोचा अरे यार मैं बुक कर लेता, फिर आप ब्लेम करने लग गए मार्केट को कि प्रॉफिट नहीं बनता। प्रॉफिट आपको दिखता है तो आपको लेना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हो, आपको लगता है कि प्रॉफिट लेना बनता है तो, क्योंकि ऐसे मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट लेना बनता है, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। बाकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। 2 डीमेट अकाउंट में आपको बता चुका हूँ कि एक ट्रेडिंग का होता है, एक इन्वेस्टिंग का होता है। इन्वेस्टिंग का नहीं छेड़ते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, उसमें जो भी पैसे बचते हैं, सेविंग के पैसे बचते हैं, जो हमको रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, और बैंक में पड़े हुए बहुत कम रिटर्न्स दे रहे, तो उसमें अपन बैट करते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरी के ऊपर। लेकिन जो वन अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके अंदर डेफिनेटली गेम प्ले किया जाता है, और अभी के समय जो ट्रेडिंग अकाउंट है वही इन्वेस्टर का ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ही वैसी बनी हुई है। तो रेसिस्टेंस पे स्टॉक है, देखते या तो ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाएगी। लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को भी देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है। मिलता है कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।